हेलो प्यारे बच्चों। एक लास्ट टॉपिक है डेविशन तथा ज़र्मर का प्रयोग, है ना। चैप्टर आपका विकिरण की द्रव्य विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, मतलब दो तरह की प्रकृति, विकिरण में भी और द्रव्य में भी, पदार्थ में भी। विकिरण में जो प्रकृति आई है वो ये आई है कि विकिरण तरंग रूप में भी है और पदार्थ रूप में भी है, यानी द्रव्य की प्रकृति भी है इसमें। और द्रव्य में द्रव्य की अपनी प्रकृति तो है ही, जड़त्व की प्रकृति जिसे हम कहते हैं, जड़त्व की प्रकृति, और द्रव्य में तरंग की प्रकृति भी है ना। तो इसमें यहाँ ये जो प्रयोग है डेविशन तथा जर्मर का प्रयोग है ना, डेविशन तथा जर्मर का प्रयोग, ये वाला जो प्रयोग है 11-9 ये पॉइंट है। एनसीईआरटी में बेटा देखेंगे 11-9 डेविशन तथा जर्मर का प्रयोग, है ना, जर्मर प्रयोग। ये प्रयोग क्या बताता है? ये प्रयोग क्या बताता है? ये बताता है कि पदार्थ में यानी द्रव्य में तरंग की प्रकृति है। तरंग की प्रकृति को बताने वाले जो प्रयोग हैं वो हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंट हैं, जो परिघटनाएं हैं वो हैं हमारे पास विवर्तन। ध्यान देंगे बेटा, इधर मेरी बात पे ध्यान देंगे। विवर्तन और व्यतिकरण, ये ऐसे कुछ परिघटनाएं हैं जो तरंग प्रकृति को बता देती हैं। विकिरण की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति। और यहाँ बात वही हो रही है कि पदार्थ में भी द्रव्य में भी विकिरण की प्रकृति है, पदार्थ में तरंग की प्रकृति। तरंग हमारे पास बेटा दो तरह की होती है तरंग, फिर वह याद करेंगे। एक होती है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग की बात नहीं हो रही है, यांत्रिक तरंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वैद्युत चुंबकीय तरंग की। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश तरंग या विकिरण तरंग, प्रकाश या विकिरण। देखो बात को समझना, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, और 12वीं क्लास का आखिरी वाला हिस्सा है ये, लास्ट वाला हिस्सा है। बस अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं सर अब तो प्रकाश की यानी विकिरण वाली प्रकृति, विकिरण की प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति, ये वाली प्रकृति द्रव्य में है। द्रव्य में विकिरण की प्रकृति है, इस बात को समझना है। तो क्या करेगा विकिरण, मतलब द्रव्य करेगा क्या अगर इसमें ये प्रकृति है? तो इन दोनों प्रयोग को, इन दोनों परिघटनाओं को वो सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, परिपूर्ण करेगा। अगर हम प्रकाश के बजाय द्रव्य या द्रव्य कण या द्रव्य की मात्रा विवर्तन में करें या व्यतिकरण में करें तो इन दोनों परिघटनाओं को परिपूर्ण करेगा। तो ये जो प्रयोग है यही बताता है कि द्रव्य जो है विवर्तन को परिपूर्ण करता है, विवर्तन की घटना को पूरा करता है, मान के चलता है, उसको फॉलो करता है। अच्छा, द्रव्य में कौन सा द्रव्य है यहाँ पे, किस पे होता है ये प्रयोग? तो यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन में, यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में विकिरण की प्रकृति, विकिरण की प्रकृति, ये कहानी है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन में कैसी प्रकृति है? विकिरण की प्रकृति है। आधार क्या है? आधार है, कौन सा आधार है, कौन सा प्रयोग करेंगे? आधार है विवर्तन। किस आधार पे होगा ये? विवर्तन के आधार पे होगा। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन क्या है? ये है मुड़ना, जिसे कहते हैं मुड़ना, मतलब तरंग का मुड़ना, प्रकाश तरंग का या विकिरण का जो मुड़ना है उसे कहते हैं विवर्तन, यानी बैंडिंग। तरंग जो है मुड़ जाती है, बहुत पास नहीं, जब दूर जाती है, फैल जाती है तो मुड़ जाती है। विवर्तन को क्या बोले अंग्रेजी में बेटा? डिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ
वेव, तरंगों का मुड़ जाना। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति रखता होगा तो मुड़ेगा, मार्ग से मुड़ेगा। अच्छा, विवर्तन में दूसरी चीज़ क्या होती है, कैसे देखते हैं इस मुड़ने को? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रयोग कैसा करते हैं, मान लो हम ले लेते हैं निकल का प्लेट। ये क्या है हमारे पास, निकल का प्लेट, निकल धातु का प्लेट है। बहुत सारी धातु हैं और बहुत सारे पदार्थों में विवर्तन होता है, लेकिन निकल क्यों ले लिया, क्योंकि निकल पे ये प्रयोग अच्छे से हो जाता है ना। तो हमने मान लिया ये निकल का प्लेट है। इस निकल के प्लेट पर अगर हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन का बीम चला दें, ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई, इलेक्ट्रॉन की बंदूक, इलेक्ट्रॉन गन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला दें, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चलाएं, तो ये वही काम करते हैं जो प्रकाश करता है। यानी प्रकाश अगर इस इलेक्ट्रॉन गन की जगह प्रकाश छोड़ दें, यहाँ से प्रकाश की लाइट की रेडिएशन की टॉर्च मार दें इस पर, तो ये वही काम करता है। तो क्या करता है ये कहता है जी इनको मोड़ देता है लगभग 51 डिग्री पर, चलने की दिशा से 51 डिग्री पर इन इलेक्ट्रॉन को ये मोड़ देता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस दिशा में आ जाते हैं, देखो ऐसे भाग रहे हैं निकल की प्लेट से। ये जो 51 डिग्री है इसे कहते हैं विवर्तन कोण। कौन सा कोण है बेटा, ये है विवर्तन कोण। अगर प्रकाश को छोड़ें, ध्यान दें इस इलेक्ट्रॉन गन में अगर की बजाय अगर प्रकाश की टॉर्च मार दें ना, प्रकाश छोड़ दें, इसके ऊपर लाइट छोड़ दें, विकिरण छोड़ दें, तो भी 51 अंश के कोण से प्रकाश मुड़ जाता है। तो ये जो घटना है इलेक्ट्रॉन पर हो जाती है। ठीक, तो इस प्रयोग को पूरा करता है लेविसन तथा जर्मर का ये प्रयोग है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलाए गए प्रकाश की जगह, तो वो इस तरीके से मुड़ गए, है ना। अब इस अपरेटस में क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन किस रफ्तार से चलेगा यहाँ पर? बेटा इलेक्ट्रॉन जब प्रकाश के गुण दिखाता है तो इलेक्ट्रॉन की चाल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की चाल है यहाँ पे v, ये होनी चाहिए लगभग 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि की, या इससे ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चाल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उनको। हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की चाल ज़्यादा करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक त्वरक लगाना पड़ता है जो एक्सेलरेट करे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा ले। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन गन से निकाले गए और इसके बाद यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गन से निकाले ना बेटा, यहाँ त्वरक लगाना पड़ेगा इस जगह पे, इलेक्ट्रॉन का त्वरक जो इलेक्ट्रॉन की चाल को बढ़ा ले, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर कैसे लगाते हैं, एक्सेलरेटर लगाने का तरीका क्या होता है, दो प्लेट लगा लेते हैं ऐसे, ऐसे, और इन पर एक विभव, उच्च विभव बना देते हैं, HT बैटरी से जोड़ देते हैं इनको ऐसे। यह है हाई टेंशन बैटरी, HT, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ते हैं इसको। तो क्या करेगा, मान लीजिए ये प्लस की प्लेट है और ये माइनस की प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर को जा रहा है ऐसे, है ना, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन किधर को भागता है, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। तो क्या करेगा, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इसे तेज भगाएगा, वो इसकी रफ्तार को बढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर ये जो त्वरक है ये यहाँ लगाया गया है। त्वरक की जो जगह है बेटा वो ये है एक्सेलरेटर। इस जगह में एक्सेलरेटर है, त्वरक है। तो पढ़ने का क्या है, पढ़ के किताब से याद कर लेना 2-4 लाइनें इसकी, तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। वो इतना बड़ा मसला नहीं है, 12वीं में आ गए हो और बड़े हो गए हो। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए यहाँ कोई बहुत बड़ी बैटरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो 5 वोल्ट की बैटरी काम कर देती है बेटा, 5 वोल्ट की बैटरी काम कर देती है। और यहाँ होता है एक फिलामेंट, ये फिलामेंट से, धातु के फिलामेंट के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ते हैं। ठीक, अब ये कैसा है, ये फिलामेंट होता है लेड का, लेड ऑक्साइड। शाबाश। तो कितनी वोल्टता देनी पड़ेगी, ये प्रयोग जो हुआ है
ये प्रयोग हुआ है बेटा इसका, और नोबेल पुरस्कार जो इसका मिला है ये है 1928 का। ये प्रयोग है 1928 का। इसके बाद एनसीईआरटी के सवाल करेंगे सीधे, इसके फॉर्मूले बताऊंगा, इसके सारे कंसेप्ट बताऊंगा अभी मैं। बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है ना, इलेक्ट्रॉन गन होती है, एक टंगस्टन तंतु एफ की बनी होती है। तो ये क्या है, ये है टंगस्टन, टंगस्टन तंतु, तंतु जानते हैं बेटा, और तार जो होता है ना तंतु, और इस पे एक लेप होता है, लेप के साथ लेप है इस पे बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड का इस पे लेप है, ये बेरियम ऑक्साइड का लेप है। अच्छा लेप क्यों है, क्योंकि बेरियम जो है थोड़ी सी ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, बेरियम को थोड़ा गर्म कर लें तो इलेक्ट्रॉन फेंकने लगता है। तो ये टंगस्टन का तंतु है। टंगस्टन के तंतु अक्सर होते हैं बेटा, टंगस्टन के तंतु अक्सर होते हैं। फ़ायदा क्या है टंगस्टन के तंतु बनाने का, कि टंगस्टन के तंतु गर्म करने पे जलते नहीं हैं, उनके जो गलनांक हैं वो अधिक होते हैं, इसलिए क्या यूज कर लेते हैं, टंगस्टन का तंतु। तो सिंपल बात हो गई। तो यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो कुछ ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, 5 वोल्ट की बैटरी है, इससे काम चल जाएगा। शाबाश। अच्छा यहाँ जो वोल्ट चाहिए, यहाँ 64 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए बेटा, 64 वोल्ट से ज़्यादा, मतलब 64 वोल्ट से ज़्यादा देंगे आप तो ये रिजल्ट आपके क्लियर आ जाएंगे। 44 वोल्ट से 68 वोल्ट है, 44 वोल्ट से 68, तो 54 पे ये रीडिंग है। मैं 44 लिखूँगा बेटा, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक का है ये जो बैटरी है, ये हाई टेंशन जो बैटरी है ये है। और जो रीडिंग ली जाती है, जो चाल हमें चाहिए, कितनी चाल हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन की, 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि की चाल हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमें यहाँ 54 वोल्ट पे हमारा डेटा आ जाता है, 54 वोल्ट पे हमें वो चाल मिल जाती है जिसकी हमें ज़रूरत है। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, एक घूमने वाला पहिया रखते हैं, घूमने वाला पहिया। घूमने वाले पहिए में जो है एक वो लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब या अवशोषित करने वाला, ऐसे इस घूमने वाले पहिए पे इलेक्ट्रॉन को शोषित करे। ये धातु की बाल्टी कह सकते हैं इसको, ये धातु की बाल्टी है, इसमें धातु की बारीक बारीक छीलन होती हैं, कर्तन बोलते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाते हैं। तो इसके बाद इसको फिर यहाँ सीधा बाद में अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं इसको। और यहाँ चाहे कितने विभव पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ एक वोल्टमीटर भी लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना विभव डेवलप कर रहे हैं। चाहो तो एक वोल्टमीटर भी लगा लो, पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ जो विभव लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का कितना विभव था, कितने विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, तो यही बात आ रही है। ये था 54 वोल्ट, है ना, 54 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सब, ज़मीन में चले गए। ठीक, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य पाई जाती है 0.16 गुना 10 की घात -9 मीटर की आती है वो, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा ई, ये आती है बेटा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तरंग दैर्ध्य है ये विकिरण के अंदर पाया जाने वाला तरंग दैर्ध्य है, 0.16 10 की घात -9 मीटर वाला, 0.16 नैनोमीटर वाला है, 0.16 एंगस्ट्रॉम नहीं, एक ये हो जाएगा बेटा, एक 1.66 में जाएगा एंगस्ट्रॉम में। फार्मूला क्या है इसका, इसका फार्मूला हम पहले निकाल चुके हैं। अगर मैं चाहूँ भाई ये मुझे मिलना चाहिए कितना फार्मूला है इसका, तो इसका फार्मूला क्या हो, देखो 12mv² बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, ये ऊर्जा प्राप्त होगी यहाँ से जो कार्य होगा बैटरी का उससे, ये होती है EV से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन और कितना वोल्ट इसको दिया गया है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की चाल आ जाती है 2eV/m, है ना, देखो 2eV/m, ये चाल आ जाती है ऐसे। अच्छा डी ब्रॉगली का फार्मूला लागू होता है यहाँ पे, डी ब्रॉगली का इक्वेशन होता है, उसमें लैम्ब्डा होता है H/mv, ये वाला।
प्लांक नियतांक, द्रव्यमान और चाल। तो चाल यहाँ लगा देते हैं ये, तो ये हो जाती है h अपॉन वर्गमूल 2e mv। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना लगा रहे हो? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगा लेते हो 9.1 10�31 किलोग्राम में लगाएंगे बेटा। और जो v लगाते हैं वो लगा लेते हैं यहाँ 54 वोल्ट। ओके, तो ये वाली चीज़ जो है ये लेमड़ा, ये तरंग दैर्ध्य, ये वाली प्राप्त हो जाती है, ये वाली है, ये रहा देखो। तो इससे क्या होगा? इससे पुष्टि हो जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन में वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो बीम है, इलेक्ट्रॉन का जो एक बहाव है, बीम बना लें उसका एक, है ना, तो वो व्यतिकरण को भी फॉलो करता है, व्यतिकरण को भी फॉलो करता है। यानी जब हम व्यतिकरण किया करते थे ना, देखो एक स्लिट यहाँ रखते थे, एक स्लिट यहाँ रखते थे, है ना, ऐसे दो, यहाँ पीछे क्या करते थे, एक यहाँ प्रकाश का स्रोत रखा करते थे, हैं, और फिर यहाँ पर्दा लगाया करते थे। याद आ रहा है? वो पर्दा लगा देते थे ना यहाँ। तो यहाँ पर हमें क्या होता था? यहाँ पर हमें उच्च तीव्रता वाली संपोषी विनाशी व्यतिकरण मिला करते थे। तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बीम दे दूँ ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का बीम लगा दूँ इसकी जगह पर, इन स्लिट में से जो झिरी हैं इलेक्ट्रॉन का बीम भेज दूँ इनमें से, तो क्या होगा? व्यतिकरण का प्रयोग भी हो जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की चाल 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होनी चाहिए। तो ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है क्योंकि हम अक्सर पूछते हैं, मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि साहब ये डिफ्रैक्शन तो हो जाता है, व्यतिकरण भी होगा क्या? अगर हम यंग के प्रयोग में, किसका प्रयोग था ये यंग का प्रयोग था ना, यंग का प्रयोग था ये, है ना, यंग का प्रयोग। तो यंग के प्रयोग में अगर हम प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉन चला दें, तो क्या यंग का प्रयोग होगा? होगा, यस, हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हो, है ना, तो वो क्या करता है? वो प्रकाश के उस गुण को बता देगा, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति को बता देगा जो तरंग प्रकृति है। तो जाहिर सी बात है कि ये व्यतिकरण भी होगा इलेक्ट्रॉन पे और विवर्तन भी होगा। ठीक, कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो ये तरीका है। अच्छा, इसके बाद फाइनल राउंड में क्या किया हमने? फाइनल राउंड में हमने इस पूरे के पूरे एपरेटस को, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बंद कर दिया वैक्यूम चैम्बर। क्या बोलते हैं? वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर क्या होता है? निर्वात, निर्वात कक्ष। निर्वात कक्ष में क्यों डाल दिया इसको? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का जो ये बीम है ये किसी से प्रभावित ना हो, इसे रास्ते में कोई मिले ना, ये किसी के साथ मिले ना, प्रयोग हमारा अच्छी तरह हो सके। तो ये इसलिए वैक्यूम चैम्बर के अंदर होता है प्रयोग। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? वैक्यूम चैम्बर लाओ, निकिल की प्लेट लाओ, त्वरक लाओ, इलेक्ट्रॉन की बंदूक लाओ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर उन्हें भगाओ, फिर उन्हें निकिल की प्लेट पे टकराओ, फिर वो 51 डिग्री के कोण पे मुड़ेंगे, फिर उन्हें धातु की बाल्टी में अवशोषित कर लो, फिर ज़मीन में पहुंचा दो, हैं। तो यहाँ फिर फार्मूला लगा के इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालो, वो इतनी आ जाएगी, इस फार्मूले से निकाल लो, है ना। इसमें मान रख लो, प्लांक नियतांक का मान रख लो 6.6 10⁻⁻34 जो होता है, और फिर बता दो कि साहब ये तो प्रयोग हो रहा है, ये तो कर रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा चलो ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हुआ डेविशन जर्मर का प्रयोग। इसके बाद इस पे छोटे मोटे कुछ उदाहरण हैं, वो भी कर लेते हैं ये प्रयोग में, है ना, जो एग्जाम्पल हैं वो कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं बेटा। 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, है ना, ये कर लेते हैं क्योंकि मैंने तरंग प्रकृति चैप्टर में पढ़ा दिया था पिछले, और फिर मैंने ये प्रयोग ले लिया। अब मैं ये उदाहरण करता हूँ क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण यही हैं,
11, 4 और 5, 6 और 7। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी के सवाल, ठीक है। तो 11, 4 का जो एग्जाम्पल है ये, इसको पढ़ लो बेटा। 11, 4 वाले को पढ़ो पहले, हाँ, शाबाश। एग्जाम्पल 11, 4, शाबाश। तो बच्चे कई बार सवाल खड़ा करते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं, ये करें। तो बेटा जो पढ़ाया जा रहा है उसको लिख लिया जाए, अपनी कॉपी बना के उसको लिख लिया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लिया जाए। ये होता है ना, नकल मार लो सर, जो बोर्ड पे आप लिखोगे हम उसकी नकल मार लेंगे तो हर बार ऐसा ठीक नहीं रहता बेटा, हर बार ऐसा नहीं होता कि बोर्ड पे मार लो नकल। अब मैंने जो तुम्हें अभी डिवीजन जर्मर वाला प्रयोग समझाया, इसकी क्या नकल मारोगे आप? और अगर मैं इसकी पूरी स्टोरी लिखूंगा तो कितने देर में मैं लिखूंगा, हाँ? तो उसकी जो पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? पढ़ाने का मतलब हुआ पॉइंट को समझाना, समय की बचत। समय की बचत हुई, आपने देख लिया इसमें क्या क्या है। फिर क्या करें सर, तैयार कैसे करें? तो किताब से, बुक से चित्र बना लें, देख के चित्र बना लें, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपनी लिख लें। शाबाश। चलिए अब मैं ये कुछ उदाहरण हैं इन्हें लूँगा मैं, शाबाश। चलिए अब देखिए उदाहरण नंबर 4, 11, 4। उदाहरण नंबर 11, 4, इसको पढ़ेंगे, आराम से करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को 5.4 10⁻⁶ की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल, तो इलेक्ट्रॉन की चाल को बेटा ले दो v, मान लो कितनी है, 5.4 गुना 10⁻⁶, और यह है मीटर प्रति सेकंड में। ओके, और दूसरा एक गेंद है, ये ए वाला पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। इलेक्ट्रॉन इस चाल से चल रहा है। उसके बाद बी में एक गेंद है, गेंद है ना। द्रव्यमान कितना है इसका? गेंद का द्रव्यमान है 150 ग्राम। और गेंद की चाल क्या है? गेंद की चाल क्या है? यह है 30 मीटर प्रति सेकंड, ये इससे चल रही है। दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य बताइए। तो ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत आता है बेटा ये, ए में और बी में। जब ए में करेंगे ना, ए में, ए वाले में क्या करते हैं, लेमड़ा h/mv। तो h क्या लगा, 6.6 लगा देते हैं, 6.63 भी लगा देते हैं, है ना। जो हो आपको दिया गया हो वो लगाना है। 10⁻⁻34 बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगेगा बेटा, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन की चाल मालूम है, द्रव्यमान लगा दिया 9.1 10⁻31 और चाल लगा दी 5.4 10⁻⁶। तो ये जो तरंगदैर्ध्य आएगी, ये आएगी मीटर में, इसे पूछ रहा है, ठीक है। बी वाले में देख लेते एक बार, बी में क्या करना है। बी वाले में गेंद का कितना हो गया, सेम फॉर्मूला h/mv। h का मान लगाया 6.6 लगाया बेटा मैंने, 6.3 होता है, या 6 ही लगाओ, 6 लगा लेते हैं, बस 6 लगा लो, ऐसा भी होता है, 6 भी दिया होता है कई बार। तो गुना 10⁻⁻34, जो भी दिया है वो लगा देना। तो गेंद का द्रव्यमान 150 ग्राम है, तो इसको लगा लो बेटा 0.15, तो किलोग्राम बन जाएगा, 1000 से भाग कर लोगे तो हैं। और ये हो गया 30, बस ये भी हो गया मीटर में। तो ये दोनों बातें पूछी गई हैं, इसे हल करके इसका उत्तर मिलाओ। ये था तुम्हारा उदाहरण नंबर 4। अब मैं करता हूँ उदाहरण नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे बेटा, शाबाश। क्या कहते हैं उदाहरण नंबर 5 में, देखो एक बार। हाउ हंगामा ज़्यादा ना करें, काम ज़्यादा करें हो हंगामा ना करें काम ज़्यादा करें। देखिए एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा कण है, शाबाश।
और एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन भी है, की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा समान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मान लो कि मैं इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दूंगा, MIMP, ये लो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, समान है। तो ये कह रहा है किसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कम से कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन को ई मान लें, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रतीक बना लें ई, ऐसे अल्फा को अल्फा कर लें, प्रोटॉन का प्रतीक बेटा पी बना लें, ऐसे हो जाएगा ना, चलेगा ना। तो अल्फा कण के बारे में हम क्या जानते हैं बताओ, अल्फा कण के बारे में हम क्या जानते हैं? अल्फा कण का आवेश कितना होता है? +2e, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना। अच्छा, प्रोटॉन का आवेश ये कितना होता है? प्लस में इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में। ये होता है आवेश। द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान क्या मान लें? इसे मान लें m अल्फा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इसे मान लें MP, देखो छोटे छोटे p अल्फा ये सब लगा दिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसे मान लें ME, ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक हैं, यानी प्रतीक हैं जो यूज कर सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा समान है, सबकी गतिज ऊर्जा समान है। तो क्या कह रहा है, ये दिया क्या इसने? 1/2 m इलेक्ट्रॉन v इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 1/2 m प्रोटॉन v प्रोटॉन का स्क्वायर बराबर 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। अच्छा, गतिज ऊर्जा सबकी समान है और इसको k मान लेता हूँ मैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सबकी ऊर्जा k है। तो गतिज ऊर्जा के पदों में जो फॉर्मूला है वो क्या है? अब देखो फॉर्मूला बना लेते हैं हम। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 12mv² बराबर EV होता है, आवेश विभव। तो यहाँ E ना लगाएं, यहाँ Q लगा लें। भाई क्या पता किसका क्या आवेश है, इसका आवेश कुछ और है, इसका आवेश कुछ और है, ऐसा मान लें। तो उसके बाद ये जो V है ये क्या हो गया? 2qv/m का वर्गमूल, ये आ गया। ऐसा हो गया। ये v के पदों में है बेटा, ये v के पदों में है, यानी v जब डालेंगे तब। अच्छा, डी ब्रॉगली में क्या लगता है? v लगता है, H/mv। ये रहा फार्मूला देख। तो H/mv, v जो है ये लग गया देख, 2qv/m। अब ये कितना बन गया? ये बन गया H/, अभी बनाया था, ये बनाया 2mqv। अच्छा देखिए, जो qv है यही तो है गतिज ऊर्जा। तो फार्मूला क्या बन गया? H/वर्गमूल 2m के, क्योंकि आवेश गुणा विभवांतर या विभव क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा तो सबकी समान है। तो फार्मूला ये लगेगा फिर इसका मतलब। इस फॉर्मूले को लगा लें सब पे। तो लैम्बडा ई जो हुआ वो क्या हुआ? H/2m/E के इलेक्ट्रॉन के लिए। लैम्बडा प्रोटॉन क्या हुआ? H/वर्गमूल 2mp के। लैम्बडा अल्फा क्या हो गया? H/2m अल्फा के। तो देखें ना, यहाँ अगर गतिज ऊर्जा समान है बेटा, तो एक बात का ध्यान रखना, आवेश का पद नहीं आया, आवेश का पद नहीं आया, क्योंकि जो भी आवेश था वो QV में चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका तरंगदैर्ध्य कम है। ठीक, तो यहाँ सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है?
इसका। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, यहाँ लिख लेते हैं लैम्ब्डा अल्फा का। उसके बाद अल्फा का सबसे अधिक द्रव्यमान है, फिर उससे कम किसका है, प्रोटॉन का, तो फिर प्रोटॉन वाले का आ जाएगा, ये रहा। ऐसे चल रहा है मामला। फिर सबसे छोटा द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य उसी का होगा। तो फिर ये कहानी ऐसे बन जाएगी। तो ये तुम्हारा सवाल हुआ पूरी तरह। ये लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत आता है तुलना करने पर। दो तरीके से तुलना होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा समान है, एक होती है विभव समान है। अगर विभव समान है बेटा तो आवेश का पद लगता है, यहाँ पे द्रव्यमान और आवेश का पद लगता है। देखो विभव तो समान हुआ, आवेश तो नहीं हुआ। तो फिर ये m और q के आधार पर तुलना होती है। अभी किसके आधार पर तुलना हो रही है, द्रव्यमान के आधार पर तुलना हो रही है, क्योंकि सबकी गतिज ऊर्जा समान है। अगर विभव समान होगा तो द्रव्यमान के आधार पे और विभव मतलब सॉरी आवेश के आधार पे तुलना होगी। पक्की बात है। चलिए, खैर ऐसा सवाल आएगा, ऐसा नहीं है, आवेश वाला भी आएगा और विभव वाला भी आएगा, गतिज ऊर्जा वाला भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। पर मैंने की पॉइंट बता दिया कि जब विभव समान होता है तो m और q के आधार पे तुलना होती है। ठीक, चलिए शाबाश। तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, जब विभव समान है तो लैम्ब्डा 1/वर्गमूल MQ के आधार पर तुलना की जाती है। किसके आधार पे होती है, MQ पे। फिर क्या लगा लेंगे, फिर समझ गए होगे तुम लोग, मतलब फिर किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, किसका आवेश कम है, फिर इस फॉर्मूले से काम चलेगा। अभी केवल द्रव्यमान के आधार पर तुलना हुई है, क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है ना। चलिए शाबाश, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। शाबाश, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला उदाहरण देखिए। तो मैंने कहा कि भाई उदाहरण जो हैं ये वाले इम्पॉर्टेंट हैं। 5 हो गया, चलिए 6 को देख लो एक बार। उदाहरण नंबर 6 को देख लो एक बार। उदाहरण नंबर 6 पढ़ लीजिए एक बार। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो एक बार। शाबाश, चलो। बहुत हिसाब से, बहुत कंट्रोल के साथ फुल कोर्स को पूरा करना होता है बच्चों। बहुत ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते, छोटा करके बता नहीं सकते, एक मीडियम स्पीड से पढ़ना है, बहुत तेज़ी से भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कोर्स बड़ा है, बार बार थकान होगी, इरिटेशन हो जाते हैं, है ना, ऊब जाते हैं ना फिर ज़्यादा। तो एक नॉर्मल रूटीन से पढ़ना है, नियम से काम करना है, रेगुलर। मतलब ना कछुआ ना खरगोश। ना कछुआ ना खरगोश। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो उदाहरण 11/6। एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, तो इलेक्ट्रॉन की चाल ये V0 है, और कण की चाल इसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल, ये 3V0 है। ये कण है और ये इलेक्ट्रॉन है। ऐसा सवाल में बताया गया। इस कण की दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन की तीव्रता से अनुपात इतना है। मतलब कण का और इलेक्ट्रॉन का अनुपात बताया गया 1.813 गुना 10⁻⁻⁴ ये अनुपात है। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए और कण को पहचानिए। क्या पूछ रहे हैं, MP, यानी मांग रहे हैं कण का द्रव्यमान।
ठीक, तो यहाँ कहानी बन गई लैम्बडा पी लैम्बडा ई, मतलब कण बटे इलेक्ट्रॉन। तो H अपॉन एम पी वी पी, अच्छा H अपॉन एम ई वी ई, ये इलेक्ट्रॉन के लिए लगा लिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का चाल, इलेक्ट्रॉन का कण का द्रव्यमान, कण की चाल। तो ये कहानी हो गई एम इलेक्ट्रॉन वी ई, एम कण और वी पी। ये जो अनुपात है यहाँ दे रखिए, है ना, क्या कह रहे हैं, इस कण का तीव्रवृत्त केंद्र इलेक्ट्रॉन की तीव्रवृत्त केंद्र का अनुपात। ठीक है, ये वैल्यू जगा देंगे यहाँ पे, देखो ये जो कि तुम 1.813 गुना 10 की घात -4, ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें चाल जो है 3 गुना है, वीपी 3 वीई है ना, इसको वीई लिख लो बेटा, इसको वीई बना लो, है ना, इलेक्ट्रॉन की चाल है ना, ये ऐसे बना लो। तो ये हो गया एम ई वी ई, और यहाँ हो गया एम पी और 3 वी ई, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखो ये नंबर जो कहता हूँ 1.8 गुना 10 की घात -4, ऐसे चलता जाएगा, है ना। इसके बाद और आगे सॉल्व कर लो, ये वी यहाँ से काट लो। तो एम पी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये कण का जो द्रव्यमान है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है एम ई और 3 गुना 1.8 गुना 10 की घात -4, तो ये एम पी हो गया, ये हो गया एम ई, और ये वैल्यू जो आ रही बेटा ये हो गया 10,000 बटे 18 या 54, मतलब लगभग 2000 से ज़्यादा। तो एम पी ये आ रहा है 1.67 10 की घात -27, लगभग इतना आ रहा है, लगभग इतना ही आ रहा है ना बेटा, देखो जरा। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है, हाँ शाबाश, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या लगाना है अपने को, 9.1 10 की घात -31 किलोग्राम लगा देना है ना, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगा देंगे ना तो ये आ जाता है। तो ये क्या होगा, कण क्या हो सकता है भाई, किसका है, कण हो सकता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कण हो सकता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इतने किलोग्राम होता है। शाबाश, बढ़िया सवाल था कि नहीं सर, सवाल तो बढ़िया था, हम करेंगे तो हमसे होगा सर, होगा कि नहीं होगा, होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, कैसी बात करते हो, कैसा सोचते हो, क्यों नहीं होगा, जब करोगे तो होगा ही। चलिए हो गया, आगे चलेंगे, शाबाश। शाबाश, आगे चलते हैं। ओके, अब आ गया 11/7, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 11/7 जो है इम्पोर्टेंट सवाल है काफ़ी। 11/7 एग्जाम्पल है ना, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। तो विभवांतर क्या है, विभवांतर कितना है, विभवांतर है यानी V है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट ऐसे लिख लो बेटा, शाबाश। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लैम्बडा H अपॉन 2meV। तो यहाँ ये 2meV इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ लगा लें, मान लीजिए उसका आवेश लगा लें, तो ये पूरा का पूरा समीकरण ऐसा बन जाता है 1.227 और विभाव का वर्गमूल, और ये बनता है नैनोमीटर। ये डायरेक्ट है बेटा, अगर लेकिन है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या कहते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं पता, कई बार इसे प्रोटॉन पे भी लगा देते हैं, सब पे इसी को लगा देते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए रियल में जो फॉर्मूला है, पूरा जो फॉर्मूला है वो ये है सभी के लिए। कण का द्रव्यमान, कण का आवेश ई नहीं है बल्कि क्यू है ना। देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो लगा देंगे अपन, लेकिन कणों पे होगा, जो कण पे लगेगा वो ये लगेगा। खैर वो हम बना चुके हैं।
तो अब यहाँ ये फार्मूला इसको 100 लगा लें, 10 से भाग हो जाएगा तो 0.12227। भाई देखो ये 100 यहाँ लगा दूंगा ना v की जगह, तो 10 आ जाएगा, वर्गमूल 10 से भाग हो जाएगा, दशमलव यहाँ से रख जाएगा, तो ये हो गया नैनोमीटर, ये हो गया आंसर। बात पक्की? चलो ठीक है, शाबाश। चलिए अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एनसीईआरटी का हल। नेक्स्ट क्लास है ना, सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ेंगे बताऊंगा आपको लास्ट मोमेंट में। सर लास्ट मोमेंट में कोई बढ़िया सी बात बताना। लास्ट मोमेंट में बेटा ये बताने वाला हूँ कि हमारे जो कोर्स हैं वो फुल कोर्स हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कहीं लाइव क्लास मिल रही हो, लाइव क्लास कोर्स है ना, होता है ना ऐसा, लाइव क्लास चल रही है साहब, लाइव क्लास चल रही है, ये दरअसल कंपनी वाले चलाते हैं। कंपनी वाले, जो कंपनी आ गई ना, वो ऐप वाली कंपनी आ गई, टाइप। तो वहाँ क्या हो रहा है कि वो लाइव क्लास चलाते हैं, डेली लाइव क्लास, ये लाइव क्लास, वो लाइव क्लास, है ना। तो वहाँ फीस देने से बचना, फीस देने से बच जाना, वहाँ पे फीस मत देना, वहाँ पे देने से बचना। सर क्यों बचना है बताओ? उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि लास्ट तक जो बच्चा पहुँचेगा वीडियो में, उसका बेटे हक बनता है कि वो सच्चाई जाने वो बात को। वहाँ फीस देने की ज़रूरत नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उनकी जितनी भी लाइव क्लास होती हैं, जितनी भी उनकी लाइव क्लास होती हैं, वो सारी फ्री में यूट्यूब पे भी होती हैं, फ्री में यूट्यूब पे भी होती हैं। वो उनके यूट्यूब चैनल होते हैं ना कंपनी वालों के, सारी क्लास उनकी यूट्यूब पे ही फ्री में ही होती हैं। तो वही क्लास वो यूट्यूब पे देते हैं, वही चीज़ें वो वहाँ पढ़ाते रहते हैं। मतलब एक टीचर जो कंपनी की नौकरी कर रहा है, वो पूरा कोर्स पढ़ा देगा वहाँ पेड कोर्स में भी, और वही पूरा कोर्स कंपनी के प्रचार के लिए वो चैनल पे भी पढ़ा रहा है। सर वो चैनल पे क्यों पढ़ा रहा है बेटा? उसकी मजबूरी है चैनल पे पढ़ाना, यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी यह है कि उसका काम है यूट्यूब चैनल से बच्चे खींचना और पेड कोर्स में डालना। उसको तनख्वाह किस काम की मिल रही है पता है? उसको तनख्वाह इसी काम की मिल रही है कि उसने सब्सक्राइबर बना रखे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर, 50,000 सब्सक्राइबर, 1,00,000 सब्सक्राइबर। तो कंपनी वाले उसको तनख्वाह किस काम की देंगे कि साहब हमारे यहाँ पढ़ाओ, बच्चों की फ़ीस हमारे यहाँ जमा करवाओ, हम आपको नौकरी में तो अच्छी तनख्वाह दे देंगे। तो इसलिए एक फैक्टर तो ये है कि यहाँ पे फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में पढ़ना। दूसरी बात लाइव क्लास है ना कि ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक क्या है, मतलब कमजोरी क्या है इसकी बताओ? एक कमजोरी और बताओ, ड्रॉबैक बताओ बढ़िया सा। हाँ, यह है कि कंटेंट जो है, जो कंटेंट है, कंटेंट जो है वो ट्रेंडिंग है। जो ट्रेंडिंग कंटेंट है ना वो होता है बस, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक कंटेंट होता है ये। अब ट्रेंडिंग टॉपिक में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है, ट्रेंडिंग टॉपिक में एनसीईआरटी 30% कवर होती है, ध्यान रखना इस बात का। 30% से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में एनसीईआरटी कवर नहीं होती है, ठीक। अच्छा, अब ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या हो सकता है? हो सकता है वो एनसीईआरटी के सवाल भी करके दिखा रहा हो सकता है वो एनसीईआरटी का टॉपिक कहीं से उठा रहा हो सकता है वो एनसीईआरटी की पूरी फ़ोटो दिखा दे, लेकिन पूरा का पूरा क्या है कि ट्रेंडिंग पर है मामला, क्योंकि प्रचार से जुड़ा हुआ मैटर है। और प्रचार में यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो कंपनी के काम का है, बच्चे ज़्यादा मिलते हैं उसको, है ना। तो इसलिए वो फिर खींच खाच के अपना पेड़ में लाते हैं। तो सारी चीज़ें चूँकि जो लाइव क्लास में मिल रही हैं उससे भी बढ़िया कंटेंट फ्री में यूट्यूब पर पहले से ही उपलब्ध हो गया है। बहुत सारे टीचरों ने डाल रखा है, जिस टीचर का पढ़ना है पढ़ लो, जो टॉपिक निकालना है निकाल लो, जो चैप्टर है निकालना है वो निकाल लो, ठीक। जो नोट्स पीडीएफ हैं वो भी टीचरों ने दे रखे हैं दुनिया भर के यूट्यूब चैनलों के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लोग लिंक दे देते हैं, छोटा मोटा पीडीएफ बना है वो बना लो, पढ़ के टॉपिक बना लो। तो मतलब यहाँ फालतू में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट जो है अधूरा है, ये कंटेंट बेटा अधूरा है, ये कोई पूरा कंटेंट नहीं है, ये मतलब भला करने वाला नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे का। देखो पढ़ने वाला बच्चा ही फीस देगा,
जो एवरेज बच्चा है यूट्यूब से पढ़ के काम चला रहा है वो तो फीस देगा भी नहीं। तो मेरा मानना यह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं, जिन्हें पूरे साल पढ़ना है, कम से कम उनका पैसा वेस्ट ना हो, कंपनी के चक्कर में ना फंसे वो। कोई टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ लो, काम चला लो, ऑफलाइन में ट्यूशन लगा लो, ठीक। और इसलिए मैंने कहा कि जो कोर्स है हमारा वो फुल कोर्स है। अगर उसको पूरा ईमानदारी से ढंग से पढ़ा जाए, 4-5 महीने 6 महीने उस रिकॉर्डिंग वाले कोर्स को देखा जाए, तो वो फुल कोर्स है, वो पूरा काम करेगा आपका। मतलब वो यूट्यूब वाला कोर्स नहीं है, यूट्यूब के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से कोर्स नहीं है, वो पूरा प्रॉपर कोर्स है। और वो सिंपल कोर्स है। आप तो देख रहे हो ये बोर्ड कैसा बेटा, ये तो ब्लैक बोर्ड है ना, है कि नहीं? ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, इरिटेट नहीं करेगा, चाहे इस पर 4 घंटे पढ़ लो तुम। वाइट बोर्ड में रिफ्लेक्शन आता है, एक एलईडी लगा जाते हैं लोग, एलईडी भी लगाते हैं, हम भी लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है लगा लेते हैं। तो वो भी चीज़ें हैं। तो ये कैसा है, इसको ज़्यादा समय तक देखा जा सकता है, थकेगा नहीं बच्चा इस पर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड ही परंपरा का हिस्सा है पढ़ने की। काले पे सफ़ेद लिखा जाए, लाल लिखा जाए, हरा लिखा जाए, काले पे सफ़ेद लिखो तो दिखेगा, है? तो कुल मिला के इस बात का ध्यान रखें। तो देखो कितनी बढ़िया नैतिक शिक्षा थी है, शाबाश। अगली क्लास में करेंगे एनसीईआरटी का सवाल। बाय।